हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPSE 007 का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और वो अभी रिसेंटली इग्नू के मास्टर्स के जो दिसंबर 2025 में एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चनों को ढूंढ रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे MPSE 007 के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लास्ट ईयर भी क्या क्या पूछे गए थे। तो सब्जेक्ट का नेम है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, ये सब्जेक्ट का नेम है आप सभी का। और MPSE 007 का ये सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज ऑलवेज आप सभी को पता है सेकेंड ईयर में आप सभी के लिए 50 नंबर का ही पेपर आता है और केवल 2 घंटे ही समय आपको मिलते हैं। आप कहोगे एडमिट कार्ड में तो 3 घंटे हैं, बट वो हर साल मिस प्रिंट होता है। पहले सेक्शन से आप इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करेंगे, दूसरे सेक्शन में भी इन 5 क्वेश्चन में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट का क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो, ऊपर से भी या नीचे से भी, कहीं से भी आप कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरू के 5 कर दिए तो नंबर कट जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े ही ढंग से वो गलतियां कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है। 50 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर आएगा आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य और इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं, सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है और फिर इसके क्या उद्देश्य है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक आंदोलन की बात करें तो सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास से होते हैं। सबसे पहली बात, सामूहिक आंदोलन होते क्या है, तो यहाँ पर बता दिया है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास के द्वारा किए जाते हैं। आगे कहता है कि ये आमतौर पर तब आंदोलन होते हैं जब समाज में किसी एक वर्ग के ऊपर अन्याय हो रहा हो, उसका शोषण हो रहा हो, उसके साथ असमान व्यवहार हो रहा हो, या उसको पर्टिकुलर उस वर्ग को क्या है किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी आवाज को ऊपर उठाता है और फिर सामाजिक आंदोलन बन जाता है। भारत में सामाजिक आंदोलन अगर हम देखें तो व्यापक तौर पे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हुए हैं और ये लोकतंत्र की मजबूती प्रदान करने का भी कार्य करता है। जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको मजबूत बनाने का भी काम क्या करता है, हम सभी की याद रखेंगे, सामाजिक आंदोलन। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जहां पर भी होता है वहां जनता के पास अधिकार होते हैं और सरकार की कमियां, जब सरकार ऐसे में जनता के लिए ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती तो सरकार के खिलाफ जनता प्रदर्शन करती है और सरकार, सत्ता पक्ष जो भी होता है वो झुक जाता है और जनता के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर समराइज कर रखा है, क्योंकि अगर एक ही टॉपिक को मैं बहुत ज्यादा एकदम एक्सप्लेन करूंगा तो वो भी, क्योंकि आप लोगों को आंसर भी पता चल जाएंगे, क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कैसे आ रहे हैं, आपको आंसर भी कैसे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो सबसे पहली बात तो सामाजिक न्याय स्थापित करना। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य क्या है? पहला तो सामाजिक न्याय स्थापित करना। समाज में ऐसे लोग जिनके साथ में अमाननीय व्यवहार हो रहा है या भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है, ऐसे लोगों को समान अवसर दिलाना और उनको भी अधिकार दिलाना, ये सबसे पहला काम है सामाजिक आंदोलन का। दूसरा आप सभी का असमानता का विरोध करना, कि जिन लोगों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है वो उनके लिए क्या करता है, विरोध करता है। याद रखना है, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो किसी लिंग से संबंधित हो, ये जो भी भेदभाव है उन सभी भेदभाव को क्या करता है, ये समाप्त करता है। तीसरा है आपका अधिकारों की रक्षा। अब तीसरा पॉइंट क्या, अधिकारों की रक्षा। जैसे सामाजिक आंदोलन कई बार इसलिए किए जाते हैं, जैसे महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता, महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ में, और उन क्षेत्रों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर महिलाएं क्या करती है, आंदोलन करती है। जैसे भारत में हुआ भी है, महिला के द्वारा कई सारे आंदोलन। कई बार कई लोगों को अधिकार नहीं मिलते, है ना, श्रमिकों को अधिकार नहीं मिलते, आप सभी देख सकते हो आज के जमाने में। तो इन सभी की रक्षा करने के लिए, अधिकारों की रक्षा करने के लिए, नए परिवर्तन के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, आप ये भी कह सकते हो समाज में नए परिवर्तन लाने के लिए, जैसा दूसरे देशों में हो रहा है, जैसे दूसरे लोगों को जैसी चीजें मिल रही है, जब उनको ऐसा चीजें पता चलती है तो ये क्या करते हैं, उन अधिकारों के लिए ये भी मांग करते हैं। अगला पॉइंट आप सभी कह सकते हो, इसका उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, कि भाई लोगों को जागरूक बनाने के लिए भी सामाजिक आंदोलन किया जाता है, क्योंकि लोगों को उनके कर्तव्य और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। नीचे अगर हम देखेंगे अब, तो इस क्वेश्चन का दूसरा भाग स्टार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एक तो आपसे प्रभाव भी पूछा गया था।
तो प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो इसमें सामाजिक आंदोलन के कई सारे प्रभाव है। जैसे सबसे पहला, जब कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन अगर सफल हो जाता है तो उससे कानून में सुधार होता है, जैसे कि सूचना का अधिकार मिला, वन अधिकार अधिनियम है, ऐसे बहुत सारे अधिकार हमको मिले हैं जो कि सामाजिक आंदोलन के परिणाम से हुए। अगला है आप सभी का राजनीतिक भागीदारी। तो सामाजिक आंदोलन जब होता है तो जनता को सरकार से सीधा डायरेक्टली बातचीत करने का अवसर मिलता है और जनता की राजनीति में भागीदारी होती है। जनता अपनी मांगों को सरकार के सामने रख पाती है, इससे जनता की राजनीति में भागीदारी जो है वो बढ़ जाती है। अगला पॉइंट आप सभी का सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना का मतलब है कि लोग जो है वो अपने अधिकारों के प्रति क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है, सामाजिक चेतना आती है। अगला है आपका हाशिए के जो वर्ग होते हैं, यानी जो एक तरीके से बिल्कुल हाशिए पे उन लोगों को कहा जाता है कि जो बाकी बहुत ज़्यादा शोषित होते हैं, जिन्हें अधिकार नहीं मिलता, जो समाज में बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, जैसे दलित हो गई, महिलाएं हो गए, आदिवासी हो गए, उनको भी अपनी स्थिति को सुधारने का इससे अवसर मिलता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र की मजबूती है, सरकार के प्रति जवाबदेही बन जाती है और सरकार जो है अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती। इसके रूप में हम कह सकते हैं हमारे सामने कई सारे आंदोलन हैं, जैसे चिपको आंदोलन है, दलित आंदोलन है, महिला आंदोलन है, ये बहुत सारे आंदोलन हैं, या पर्यावरण आंदोलन भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो इन आंदोलनों के जरिए हमने देखा है कई बार कि ये सारी की सारी चीज़ें जनता ने सरकार से अपनी बातों को डायरेक्टली रखा और उसका उनको लाभ मिला। नेक्स्ट निष्कर्ष के तौर पे कहें तो सामाजिक आंदोलन समाज के विकास में परिवर्तन का प्रमुख साधन है। तो परिवर्तन का मुख्य साधन का मतलब यही है कि समाज में ये चेंजेस लाता है और समाज का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये भी क्या करता है। ये ना केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है बल्कि आपकी लोकतंत्र को अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनाता है, यानी लोकतंत्र को बहुत ज्यादा क्या करता है, अच्छा बनाता है। समावेशी मतलब लोकतंत्र में जो कमियां रह गई है सामाजिक आंदोलन के जरिए उन कमियों को क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। आप ये भी इसके अंदर कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नवीन सामाजिक आंदोलन का वर्णन करना है। नवीन सामाजिक आंदोलन का मतलब है आप सभी का, शॉर्ट में ध्यान रखना है आप सभी को, NSMS लिखा आ सकता है इसे, ठीक है, NSMS ये लिखा सकता है। नवीन सामाजिक आंदोलन जो है वो 1970 के दशक के बाद उभरे हैं। तो सबसे पहली बात तो कब के आंदोलनों को नवीन आंदोलन की कैटेगरी में रखा गया है, 1970 के बाद जो आंदोलन हुए, जो कि जो आपकी पारंपरिक वर्ग संघर्ष पर आधारित आंदोलन से अलग है। जैसे पहले आंदोलन क्यों होते थे, या तो जो जातिगत भेदभाव देख रहा है उसके कारण हो रहा है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है उसकी वजह से हो रहा है, परंतु बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो पारंपरिक आंदोलन से अलग हुए हैं, उन्हें हमने नवीन आंदोलनों की श्रेणी में रखा है। इसमें अस्मिता से जुड़ा आंदोलन है, अस्मिता का मतलब आपका पहचान है। दूसरा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तीसरा जिन लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा उन लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। जीवन की गुणवत्ता या जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए हुआ है। तो ये कई सारे आंदोलन हुए हैं जो इस पे केंद्रित रहते हैं। इन आंदोलन की क्या क्या विशेषता है, सबसे पहली बात तो आप इन्हीं आंदोलनों को पॉइंट बना सकते हो कि जैसे अस्मिता या पहचान पर आधारित आंदोलन हुए हैं, जैसे महिला आंदोलन हुआ है, आपका LGBTQ+ आंदोलन हुआ है, पर्यावरण आंदोलन हुआ है, ये ध्यान रखना है। अगर ये भी ना हो, अगर आपको याद रहे तो विश्वीकृत संरचना, जो आपकी विकेंद्रीकृत संरचना है, यानी ये नए आंदोलन जो है ये किसी एक नेता के ऊपर निर्भर नहीं करते, इसमें सामूहिक नेतृत्व होता है। जैसे पहले के आंदोलन होते थे, गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें गांधी जी के नेतृत्व की मुख्य भूमिका होती थी, परंतु इन आंदोलनों में हमने क्या पाया, इसमें पाया है कि भाई सामूहिक रूप से नेतृत्व होता है, समाज के कई सारे जो लोग हैं वो मिलकर निर्णय लेते हैं, जैसे किसान आंदोलन आज के ज़माने में होता है। तो ये भी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसकी जगह आपको यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, अब किसान आंदोलन भी इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर इस जगह पर। अगला है अहिंसक तरीका। अब देखो शांति का तरीका क्या, आंदोलन का तरीका क्या होता है, शांतिपूर्ण होता है और जन जागरूकता पर आधारित होता है। जैसे कि पहले कई बार नहीं भी होता था, हिंसा ही हो जाती थी। राजनीति से दूर होता है, कई बार राजनीतिक पार्टी इसमें इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करती है, परंतु ये राजनीतिक पार्टियों से सीधा सहारा नहीं लेते, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ करने की बात करते हैं, मानव गरिमा की बात करते हैं, ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट पारंपरिक आंदोलन, अगर हम बात करें तो पारंपरिक आंदोलन ज्यादातर कैसे थे, आर्थिक मुद्दों पर आधारित होते थे। जो नए सामाजिक आंदोलन है वो सामाजिक और सांस्कृतिक, पर्यावरण इनसे आधारित है। जैसे आपके चिपको आंदोलन है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है नर्मदा नदी के
लिए हुआ, ये भी एक पर्यावरण आंदोलन के अंदर आता है। महिला आंदोलन जो है ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आर्थिक आंदोलन नहीं था। महत्व क्यों है? क्योंकि ये लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूती प्रदान कर रहा है, ये याद रखना है आप सभी को। नए मुद्दे जनता के सामने ला रहा है, नागरिकों की स्थिति को मजबूत कर रहा है, समाज में नागरिकों की स्थिति अच्छी हो रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, कह सकते हो। नागरिक समाज भी इसमें कह सकते हो मजबूत बन रहा है। नागरिक समाज का मतलब राजनीतिक पार्टी से अ, अलग वह लोग जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं। निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं नई सामाजिक आंदोलन जो है आधुनिक समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को दर्शाती है, और जो काम राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही, वो जो जनता के लिए जरूरी है, समाज के लिए नए परिवर्तनों के लिए जरूरी है, उन परिवर्तनों को इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी के लिए क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय समाज का लोकतंत्रीकरण कैसे हुआ है। भारतीय समाज का लोकतंत्रीकरण कैसे हुआ है या क्या हुआ है, इसके बारे में सबसे पहली बात तो लोकतंत्रीकरण क्या होता है, यानी समाज में समानता, न्याय, स्वतंत्रता ये स्थापित हो रहा है कि नहीं, जनता इनका उपयोग कर पा रही है कि नहीं। अगर जनता इनका उपयोग कर पा रही है तो लोकतांत्रिकरण हो रहा है। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि कई बार लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, या लोग अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पाते। तो लोकतंत्रीकरण करने के लिए हम इसमें क्या क्या पॉइंट को डाल सकते हैं। सबसे पहली बात हम इसमें डाल सकते हैं कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार मिल रहे हैं, जैसे समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे लोकतंत्र के लिए सभी को एक समान मताधिकार दे दिया है हमने, सभी को क्या किया है, एक जैसा वोट का अधिकार दे दिया है। कोई अमीर वोट डाले, कोई सेलिब्रिटी वोट डाले, कोई पढ़ा लिखा वोट डाले, कोई अनपढ़ वोट डाले, कैसा भी व्यक्ति वोट डाले, तो यहाँ पर सभी के वोट की जो कीमत है वो क्या है, एक बराबर है। तो हमने इस पॉइंट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमने लोकतांत्रिकरण स्थापित करने की कोशिश करी है। आरक्षित नीति देखो, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए में आप क्या ऐड कर सकते हो, महिलाओं के लिए, या फिर जो आपके ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस का मतलब आप सभी का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उन लोगों को भी हमने क्या किया है, आरक्षण दिया है, ताकि जो लोग पीछे रह जा रहे हैं तो वो लोग भी क्या कर सके, आगे आ सके। पंचायती राज, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्रीकरण किया है। स्थानीय स्तर पे भी लोग जो अच्छे योग्य हैं, जो नेतृत्व करने का गुण रखते हैं, तो वो भी नेतृत्व की भूमिका निभा सके। महिलाओं की भागीदारी बढ़े, तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, इसका भी पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाओं का मतलब जैसे क्या है कि भाई जाति आधारित भेदभाव आज भी बहुत जगह पर मौजूद है। केवल वोट का अधिकार देने से लोकतंत्र स्थापित नहीं होता, क्योंकि अधिकांश जनता केवल वोट डालती है। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि हर कोई चुनाव में खड़ा हो सके, या इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता वो कि चुनाव को जीत सके, भोली भाली जनता को अपनी बातों में फुसला सके। इसके लिए उसको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। वोट देने का अधिकार केवल हम ये कह दें कि भाई लोकतंत्रीकरण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अब हमने कह दिया कि संविधान में सबके लिए एक जैसे कानून बना दिए, तो केवल कानून बनाने से भी ऐसा नहीं होगा कि सभी को एक जैसे माहौल मिल जाए, सारी चीज़ें हो जाए, ऐसा बिल्कुल, ऐसा तब भी नहीं हो पाएगा। तो इसके करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो आर्थिक समानता लानी होगी, जातिगत भेदभाव समाप्त करना होगा, जो धर्म और जाति की जो राजनीति में पहचान, मतलब उसके हिसाब से लोग जो वोट डालते हैं या चुनाव में उनका सहारा लेते हैं जीतने के लिए, उन पे रोक लगाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जनता में क्या लानी चाहिए, हमें शिक्षा या जागरूकता को भी लाना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। अब समाज में परिवर्तन लाएंगे, जैसे अब क्या होता है कि लोकतांत्रिकरण हो रहा है, जैसे धीरे धीरे समाज में शिक्षा बढ़ रही है, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता चल रहा है, चाहे दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, उनकी स्थिति सुधर रही है, वो उभर रहा है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन भी हो रहा है, और ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आंदोलन भी कर रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं भारत में सामाजिक आंदोलन जो है, और साथ साथ जो लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है, वो भारत की स्थिति को क्या कर रही है, सुधार रही है। हालांकि कई सारे सुधार हुए, लेकिन आज भी पूरी तरीके से लोकतांत्रिकरण नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए भारत के राज्यों में क्या प्रयास किए गए। तो भारत के राज्यों में क्या प्रयास किए गए, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, आदिवासी समाज भारत का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील वर्ग है। संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से धरोहर है। संवेदनशील इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का इनको सामना करना पड़ा है।
देखो बाकी देश के क्षेत्रों का विकास हो गया है, वो आगे बढ़ चुके हैं, परंतु इनकी स्थिति आज भी क्या है, वो निम्न बनी हुई है। इसीलिए इनको पिछड़ेपन का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। सरकार उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठा रही है। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान। उनके लिए क्या क्या है, अनुसूचित जाति का यानी एसटी का दर्जा दिया गया, उन लोगों को आरक्षण मिला है। कहाँ कहाँ आरक्षण मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, या उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि उनके क्षेत्रों में जो जब भी कोई नौकरी नहीं होगी तो उन्हीं लोगों को मिलेगी। सरकारी योजनाओं में भी उनको क्या मिला है, आरक्षण मिला है, लाभ मिलता है। इसे वन अधिकार अधिनियम 2006 में भाई जंगलों के, वनों के आसपास की जो भूमि है क्षेत्र की, वो उन भूमियों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला है आपका पीसा एक्ट बनाया गया है उनके लिए, कब, 1996 में। ग्राम सभा का अधिकार की भाई वो अपनी ग्राम सभा खुद बना सकते हैं, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वो खुद स्वयं योजना बना सकते हैं। विकास कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर जनजातीय विकास कार्यक्रम की भाई जब उनके लिए कभी भी विकास का कार्यक्रम कोई भी बनाया जाएगा तो उनके लोगों से पूछा जाएगा या उनका पार्टिसिपेशन उसमें जरूर होगा। उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी, उनको रोजगार के लिए वहाँ पर नए नए साधनों को विकसित किया जाएगा। अब उनकी कई सारी समस्याएं भी हैं, जैसे विकास की समस्याएं। भाई बहुत से लोगों को वहाँ पर जब कोई विकास की गतिविधियां होती है तो उनको अपने उस मूल क्षेत्र जो है उस क्षेत्र को छोड़कर उन्हें कई नई जगहों पर विस्थापित होना पड़ता है। उनको उन क्षेत्रों को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। कई बार उन क्षेत्रों को छोड़ने से उनकी जमीनों से उनको बेदखल करना पड़ता है और सरकार कई बार बहुत ज़्यादा अपना ही लाभ देखती है। अगर इनको पता चलता है सरकार को कि इनके क्षेत्रों के नीचे कोई खनिज संसाधन है तो इन्हें विस्थापित करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। और कई बार उन स्थानों पर मिलने वाले खनिज संसाधनों को इनको लाभ नहीं मिल पाता और योजनाओं का इनके लिए कई बार सही से क्रियान्वयन भी नहीं होता। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, सरकार ने इनके लिए क्या किए हैं, कई प्रयास किए हैं, परंतु आज भी आदिवासियों की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सकता है और बेहतर रूप से सुधारा जा सकता है। और सुधारने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनानी चाहिए, शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में समानता हासिल करने में पीछे क्यों है। भारत में भाई देखो आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं हो पा रही। तो आर्थिक समानता तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो अमीर है वो कभी भी गरीब होना नहीं चाहता और अपनी स्थिति को लगातार बनाए रखना चाहता है। और सामाजिक समानता की बात करें तो वो तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, कम हो गया है, भेदभाव जो है वो कम हो गया है, लेकिन बट अभी भी कई जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति खराब है। भारत एक विकासशील देश है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के क्षेत्रों में आज भी भारत को क्या है, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है, सामाजिक कारण, जाति व्यवस्था और लिंग भेदभाव। देखो जाति व्यवस्था ने असमानता को क्या कर दिया, बढ़ावा दिया है। जाति व्यवस्था ने क्या किया, असमानता को बढ़ावा दिया है। आज भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में चले जाओ, आपको भेदभाव का, आपको कन्फर्म है, मैं कह सकता हूँ 80% क्षेत्रों में आपको आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। अब भेदभाव कई तरीके से होता है, लोग आपकी जाति पूछ के भी भेदभाव करते हैं, लोग आपको किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं आपसे, इससे भी होता है। तो भेदभाव कई कारणों से होता है। इसके अलावा महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल रहे, लिंग भेद आज भी देखने को मिल रहा है। आदिवासी लोग हैं उनको नहीं हो रहा, या दूसरे धर्म के लोगों को नहीं मिल रहा उस हिसाब से व्यवहार, ये भी इसका एक पॉइंट बन जाता है। अगला क्या, आर्थिक जो भेदभाव है उसका क्या कारण है, या आर्थिक असमानता का क्या कारण है। एक तो अमीरी और बेरोजगारी, सॉरी गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी बहुत ज़्यादा है जिन लोगों की, तो उनकी स्थिति निम्न है, तो उनको कमज़ोर समझा जाता है, उन्हें उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा संसाधनों का असमान वितरण, कुछ लोगों ने अधिकतर संसाधनों पर क्या कर रखा है, अपना अधिक नियंत्रण कर रखा है। और वो ही जैसे फैक्ट्री के मालिक है, उन्होंने क्या, उनके लिए जितने भी मजदूर हैं वो क्या है, वो सारे के सारे उनके अधीन रहकर ही काम करेंगे। जो मिल मालिक है और जो वहाँ पर श्रमिक है, उनके बीच में हमेशा कुएं और खाई की जो अंतर है वो हमेशा बना ही रहेगा। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र जो है उत्पादन का केंद्र है, परंतु शहर जो है विपणन का केंद्र है। विपणन का मतलब ट्रेड का, व्यापार का, जिसकी वजह से हमें दोनों जगहों पर बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। शैक्षिक कारण, शैक्षिक कारण क्या है, देखो शहरों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है, शिक्षा में असमानता, जो लोग पढ़ा लिखा है, जो कोई अनपढ़ है, उनके बीच में हमें भेदभाव देखने को मिलता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी देखने को मिलती है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, और सरकार द्वारा कई बार अच्छे तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन नहीं होता। ये भी सामाजिक आर्थिक भेदभाव को बनाए रखने में या उसको कम करने में अपनी भूमिका आज भी नहीं निभा पा रहा। भारत में समानता स्थापित करने के लिए सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में
कई सारे कार्य करने की आवश्यकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। पहला सेक्शन आप सभी का पूरा हो चुका है। अब सेक्शन बी यानी खा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। भारत में पर्यावरण आंदोलन के क्या प्रभाव है, इनके कारण दीजिए। भारत में पर्यावरण आंदोलन का क्या प्रभाव है ये आपको बताना है। सबसे पहली बात तो पर्यावरण आंदोलन पहले चर्चा करेंगे किसे कहते हैं। देखो, पर्यावरण आंदोलन ऐसे सामाजिक आंदोलन है जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। पहली बात, प्राकृतिक संसाधनों को रक्षा करने वाले आंदोलनों को, और जो पर्यावरण को क्या करना चाहते हैं, संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, उन आंदोलनों को हम क्या कहते हैं, आपका पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। भारत में ज्यादातर पर्यावरण आंदोलन जो है 1970 के दशक के बाद हुए हैं तेजी से, यानी हम 1960 के बाद कहेंगे, 1960 के बाद। जैसे चिपको आंदोलन है, नर्मदा आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन है, पिक्को आंदोलन है, बिश्नोई आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन है। तो सबसे पहली बात तो इस आंदोलन का प्रभाव क्या है, पर्यावरण की जागरूकता में वृद्धि। जैसे जैसे पर्यावरण के आंदोलन हुए तो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, उस नुकसान से लोगों को क्या क्या हानियां है, इसकी जागरूकता जनता में फैलने लगी है। इन आंदोलनों ने जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई है। जैसे जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, पानी की रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए जमीन का महत्व क्या है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हम ऐड करते हैं। दूसरा क्या है, कानून और नीतियों का प्रभाव। कानून और नीतियों का प्रभाव में ये है कि भाई बहुत सारे कानून बना दिए गए पर्यावरण आंदोलन के बाद में। जैसे पर्यावरण सुरक्षा या संरक्षण अधिनियम 1986 है, वन संरक्षण कानून 2006 है, और विकास परियोजना के लिए पर्यावरण की मंजूरी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या हुआ है, जनता को लाभ मिला है। अगला है विकास मॉडल पर सवाल पड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो विकास करने की जो गतिविधि है वो दोषपूर्ण है ना। इस आंदोलन ने अंधाधुंध औद्योगिकरण और आधुनिक नीति पर क्या हुए, कई सारे सवाल उठाए। टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को क्या क्या है, बढ़ावा दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जो हमारे मौजूदा संसाधन है, प्राकृतिक साधन है, उन संसाधनों को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि आने वाली पीढ़ी को के लिए भी उनको संरक्षित रखना, ताकि विकास का जो स्तर है वो कंटिन्यूसली बना रहे। याद रखना आप सभी को। आई होप आपको एक क्लियर होगा। अगला पॉइंट है आपका जनता की भागीदारी। पर्यावरण आंदोलनों में भी बढ़ी है, स्थानीय क्षेत्रों में भी बढ़ी है, और संसाधनों के अधिकार के लिए संघर्ष को प्रेरणा मिला है। यानी जो लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं, उन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए दूसरे क्षेत्रों से वो क्या कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कुछ उदाहरण है पर्यावरण आंदोलन के, जैसे चिपको आंदोलन है, पेड़ों की रक्षा के लिए हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, नर्मदा नदी के लिए हुआ। आई होप आपको क्लियर होगा। तो पर्यावरण आंदोलन जो है भारत में विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और सरकार को और अधिक जिम्मेदार बनाया है। जनता के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता लाई है, और पर्यावरण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये जनता के लिए उन्होंने अच्छी तरीके से उजागर किया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक आंदोलन के अध्ययन में गांधीवादी दृष्टिकोण बताइए। सामाजिक आंदोलन गांधी जी का। अब गांधी जी के बारे में आपने बचपन से ही पढ़ा है। हाँ, ये सत्याग्रह की बात करते हैं, अहिंसा आंदोलन की बात करते हैं, असहयोग की बात करते हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। सबसे पहले क्या है कि महात्मा गांधी जी ने सामाजिक आंदोलन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था वो बाकी सभी आंदोलनकारियों के प्रति जो था उनसे डिफरेंट था। जैसे उस समय अगर हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही देखें तो वो 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी। आपने पढ़ा था कांग्रेस का विभाजन। तो उसमें आपने क्या देखा, उसमें आपने ये देखा कि एक तरफ तो गरम दल था और एक तरफ क्या था, नरम दल था। तो जो नरम दल के जो लोग थे वो गांधी जी जैसे थे, उनका आंदोलन करने का तरीका जो तो अलग था। वो नैतिकता को ध्यान में रखते थे, अहिंसा का जोर देते थे और सत्य पर आधारित रहता था। उन्होंने आंदोलन में कभी भी क्या क्या है, विरोध का साधन या विरोध का जो है रूप उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब विरोध तो किया, परंतु उन्होंने हिंसा का साधन नहीं अपनाया। ध्यान रखना है, उन्होंने सामाजिक सुधार का कार्य किया, समाज में लोगों को जागरूक किया, उनके ऊपर हो रहे जो गलत बर्ताव है उसके प्रति जनता को जागरूक किया। याद रखना आप सभी को। तो इनके मुख्य बिंदु क्या क्या है, सबसे पहले जैसे सत्याग्रह, सत्य और न्याय के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष है और इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था, इंपॉर्टेंट है। अहिंसा, गांधी जी का मानना है हिंसा स्थायी रूप से हमें कभी भी हिंसा जब भी हम करेंगे, अगर हिंसा के जरिए कोई मांग करेंगे तो स्थायी रूप से उसका हमें समाधान नहीं मिल सकता। अहिंसा ही सबसे क्या है, प्रभावशाली तरीका है, ये आपको याद रखना है। अगला है आप सभी का जन भागीदारी। गांधीवादी आंदोलन में आम जनता की भागीदारी पर आधारित होगी। उसमें खास तौर पर महिलाओं को भी इन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया था। और आगे चल के हमने क्या देखा, आंदोलन इनके काफी ज्यादा कैसे बनते गए, व्यापक। व्यापक का मतलब है बड़े। नैतिक शक्ति, गांधी जी ने नैतिकता पर बल दिया, राजनीति को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा नैतिक रूप से हमें अपना आचरण रखना चाहिए। स्वराज और आत्मनिर्भरता की बात करी इन्होंने कहा कि उन्होंने स्वावलंबन बनना चाहिए हमें, और
स्थानीय विकास को इन्होंने, स्थानीय संसाधनों को इन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात करी, है ना, उन्होंने सभी धर्मों जाति के लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने की बात करी, एकता के ऊपर इन्होंने क्या किया, जोर दिया। महत्व की बात करें, आज भी सामाजिक आंदोलन में अहिंसा का प्रयोग होता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का क्या एक साधन है। गांधीवादी दृष्टिकोण की बात करें तो ये सामाजिक आंदोलन के लिए एक मार्गदर्शक है। इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से ये क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला है आप सभी का, राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन के बीच में अंतर स्थापित करना है। आसान क्वेश्चन ये भी। तो राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन दोनों है क्या है, दोनों समाज में परिवर्तन का साधन है, परंतु इनके उद्देश्य और कार्यप्रणाली और प्रकृति में हमको क्या दिखता है, अंतर मिलता है। उद्देश्य सामाजिक आंदोलन समाज सुधार के लिए, न्याय के लिए होता है। वहीं बात करें राजनीतिक आंदोलन क्यों होते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए, शासन में भागीदारी के लिए या शासन में सुधार के लिए, याद रखना है। प्रकृति की बात करें, सामाजिक आंदोलन जो है गैर राजनीतिक होता है और जन आधारित होता है। राजनीतिक आंदोलन जो होंगे वो राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं, ये भी आप सभी को याद रखना है। कार्यप्रणाली में इनका अंतर है। सामाजिक आंदोलन जागरूकता लाती है, प्रदर्शन करती है, जन समर्थन लाने का प्रयास करती है। राजनीतिक आंदोलन चुनाव प्रचार करेगी, सत्ता संघर्ष करेगी, सत्ता हासिल करेगी और साथ ही साथ में चुनाव का प्रचार करेगी। सामाजिक आंदोलन के आप उदाहरण देख सकते हो, इसमें महिला आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन है। ये सामाजिक आंदोलन के। और राजनीतिक आंदोलन की बात करें तो कोई चुनावी अभियान हो रहा है या फिर स्वतंत्रता का आंदोलन है, तो वो एक राजनीतिक आंदोलन की श्रेणी में आ सकता है। संबंध की बात करें तो कई बार सामाजिक आंदोलन राजनीतिक रूप ले लेती है, परंतु राजनीतिक आंदोलन सामाजिक रूप नहीं ले पाती, याद रखना सभी को। दोनों आंदोलन अलग अलग हैं, दोनों की कार्यप्रणाली हमने देखा अलग अलग है, परंतु दोनों समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और समाज में जनता को अधिकार दिलाने के लिए, जनता को अच्छे महत्वपूर्ण माहौल बनाने में इसकी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला है आपका सामाजिक स्तरीकरण क्या है, वर्णन करना है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो सामाजिक स्तरीकरण वह प्रणाली होती है इसके माध्यम से समाज के अलग अलग स्तरों पर जो लोग कैटेगराइज हैं उनको क्या किया जाए, उनको उनके बीच में भेदभाव जो मौजूद है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। अब जैसे समाज में भेदभाव किस आधार पे होता है, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे। इसमें आप भाषा लिख सकते हो, जन्म स्थान लिख सकते हो, इसमें शिक्षा लिख सकते हो। तो ये सामाजिक, हमको क्या दिखता है, सामाजिक विभाजन दिखता है। अब इससे क्या होता है, इससे क्या दिखता है, हमको असमानता दिखती है। समाज में स्थायी संरचना है वो बनी हुई है जिसकी वजह से वो जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से रोटेट होती रहती है। इसके अलावा सामाजिक रूप से जो संसाधन है उनका क्या हो रहा है, असमान रूप से वितरण हो रहा है। जाति व्यवस्था की हम बात करते हैं तो जाति व्यवस्था क्या है, जन्म पर आधारित है और क्या है, स्थायी है। वर्ग व्यवस्था क्या है, आर्थिक स्थिति इसकी क्या है, आर्थिक स्थिति पर आधारित है। वर्ग व्यवस्था मतलब जैसे अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, इसके हिसाब से। प्रभाव की बात करें तो सामाजिक असमानता होती है, अवसर में कमी मिलती है, समाज में तनाव बनता है, संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। ये भी आप सभी को याद रखना है। परंतु जैसे शिक्षा में वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ में सामाजिक आंदोलन भी इसमें क्या ला सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। आई होप। लास्ट क्वेश्चन आज का बच जाता है, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, इसके क्या उद्देश्य है, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसकी चर्चा कीजिए। बीएसपी के बारे में बताना है। तो बीएसपी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो बीएसपी पार्टी है, एक प्रमुख राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना काशीराम जी ने की थी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित पार्टी है, आप कह सकते हो, जो कि दलितों के, शोषित वर्ग के, पिछड़े हुए लोग जो हैं उनकी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उभरी थी। और इसने क्या किया, ऐसे क्षेत्रों में जिन जगहों पर इनकी संख्या ज़्यादा है, इसने बढ़ चढ़कर वहाँ पर उनको सफलता भी मिली थी, याद रखना आप सभी को। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। सामाजिक न्याय को स्थापना करने की बात करते हैं। समाज में जो मौजूद भेदभाव है उसको खत्म करने की बात करते हैं। दलित और आदिवासी या जो अल्पसंख्यक के पिछड़े लोग हैं वो जो पीछे रह गए उनकी स्थिति को सुधारने की बात करते हैं, उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं, इनका राजनीतिक भागीदारी करने की कोशिश करते हैं और समाज में इनके लिए समानता और अधिकारों की रक्षा की क्या करते हैं, बात करते हैं। उपलब्धि की बात करें तो राजनीतिक दलित जो है, दलित राजनीतिक को ये क्या करे, दलितों को क्या करे, एक राष्ट्रीय रूप पे पहचान देने का इसने काम किया है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार जैसे राज्यों में इसने अपनी स्थिति को क्या किया, बुलंद किया है। इसके अलावा जो हाशिए पर जो लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो समाज में पूरी तरीके से दरकिनार कर दिए गए थे, उनकी स्थिति को इसने क्या किया है, ठीक करने की कोशिश की है। अगर इसकी सीमाएं की बात करें, ज़्यादा पॉपुलरिटी की बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश में ही इसकी ज़्यादा पॉपुलरिटी हमको देखने को मिलती है। नेतृत्व पर
अधिक निर्भरता है, यानी कुछ ही लोग हैं जो इसके नेतृत्व को कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो केवल ये जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा दे रही है, और इसकी आलोचना बहुत से लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जाति आधारित राजनीति जो है वो समानता के खिलाफ है। परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति पीछे हो गई है, तो भाई उनके लिए उचित भी है। चुनौतियों की बात करें तो बड़े राजनीतिक स्तर पर इसको ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाया है, व्यापक जन समर्थन नहीं मिल पाया, जैसा कि मैंने बताया। और ये समाज में जिस उद्देश्य से आई थी कि समाज में जिस हिसाब से परिवर्तन करेगी, परंतु उस हिसाब से परिवर्तन नहीं कर पाई है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अलावा बीएसपी ने भारतीय राजनीति में दलितों की स्थिति को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके सामने आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे खुद राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं जो दलित और राजनीति की दलित को या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कहती है कि हम स्थिति सुधारेंगे, यानी जो इनका मुद्दा था वो मुद्दा तो उन्होंने ही ले लिया। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षित हो चुके हैं, तो वो लोग, उनका मानना है कि ये भेदभाव को ज़्यादातर कंटिन्यू करे हुए, इसीलिए लोग इनसे थोड़ा सा कट भी गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर विजुअल हो रहा है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।